समझो। आ जाऊं? हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, बेटा, इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आप सबको आप सबको मैं अगेन, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सेकंड ग्रेड इसकी टीचिंग की, और उसमें जो केमिस्ट्री का जो पेपर है, तो मैं राहुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, बेटा बेटियों, आज जो हम लोग जो बात करेंगे, क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा, कल के मेरे कुछ पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को द्रव्य के बारे में बतलाया था, और मैंने कहा था कि बेटा अपन तो जीरो से शुरुआत करेंगे और इस बात को शुरू से समझेंगे। तो द्रव्य के बारे में मेरे बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था, वर्गीकरण मैंने आप लोगों के लिए किया था। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होंगी। और उसमें हम कहां तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे कि शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं और मिश्रण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रणों के बारे में मैंने बतलाया था। किसी को अगर जरा सा डाउट हो तो पिछला वीडियो निकालिए और पिछला वीडियो निकालकर उसको देखिए। ऐसा आज के इस लेक्चर में नहीं है कि आपको ये लगे कि अगर पिछला वीडियो हमने नहीं पढ़ा तो फिर हम लोगों को क्या होगा? दिक्कत आएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आज बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा बेटा मैं जो करूंगा वो पहले मैं आपको समझाऊं, वैज्ञानिक अंकन पद्धति। आप में से कई साथी इस चीज को देख रहे होंगे, यार ये सर क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक अंकन पद्धति तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं। अरे बेटा, हमारी जो केमिस्ट्री में जो गणनाएं जो होंगी, वो केमिस्ट्री में गणनाएं जो हम लोग करते हैं, तो या तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या यूज करते हैं, या फिर आप क्या करते हो? बहुत ही छोटी संख्या यूज करते हो। और फिर उसको कैलकुलेट करना, यार ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि मैंने तो क्या कहा था? मैंने आपसे यही तो कहा था कि यार अपन शून्य से पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अपन वो सारी चीजें कवर करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। यारो, बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक अंकन पद्धति। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटे। हम लोग सब अपनी कॉपी किताब, ठीक है, लेकर बैठिए, पेन पेंसिल लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए बच्चे। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बनाने शुरू कर दीजिए, शुरू कीजिए, लीजिए। मैं बात कर दूं वैज्ञानिक अंकन पद्धति। वैज्ञानिक अंकन पद्धति, बेटा इस वैज्ञानिक अंकन पद्धति में हम सबसे पहले एक बात समझ लें कि इसका प्रारूप क्या होता है। अरे है क्या? अरे बच्चों, ये है n इंटू 10 की रेज n। ये चीज है, हम लोग संख्याओं को इस रूप में लिखते हैं बेटा, n इंटू 10 की रेज n। ठीक है, यहां पर ये जो n है ना बच्चों, ये n जो है, यहां n, ये एक सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट। और वो जो सिंगल डिजिट है बेटा, वो नॉन जीरो सिंगल डिजिट है। तो ये एक नॉन जीरो सिंगल डिजिट है। यानी मैं हिंदी में बात करूं तो यार ये है कौन? ये है अशून्य। ठीक है, एकल अंक। ये अशून्य एकल अंक है जिसका मान मेरे भाई एक से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है। एक से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है यारो। ठीक है, यानी अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, अच्छा इधर एक बात और पहले समझ लें कि यहाँ एन क्या है। ये मेरे बच्चों घात है, और ये घात आप समझ सकते हो धनात्मक भी हो सकती है, ये घात ऋणात्मक भी हो सकती है, और तो और अरे यार जीरो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आइए पहले हम लोग ये तो देख लें कि इसका हम इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं। तो वही वाली बात, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो चलिए, मैं अगर आपसे कहूं, यार एक शब्द बहुत आएगा, मोल। ठीक है, यार ये मोल है ना बच्चों, मोल है अच्छों की नींदें आराम की हैं।
मोल क्या है? और भाई मर गया रे, मोल अवधारणा और बड़ा टिपिकल है। अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो मोल आप यूं समझें कि यार मोल है क्या? मोल जैसे कि आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और आपने कहा जी मैं तो 1 दर्जन पेंसिल खरीद कर लाया, तो तुरंत आप ये कहेंगे यार 1 दर्जन पेंसिल लेके आया, इसका मतलब 12 पेंसिल लेकर आया। कोई कहे नहीं साहब मेरे पास तो 2 दर्जन जूते हैं, ठीक है। तो 2 दर्जन जूते मतलब भैया 24 जूते हैं, यानी हर दिन नया पहनता होगा बंदा, ठीक है। तो ऐसे ही बेटे अगर हम अणु, परमाणु, आयन, ठीक है, जो भी हम लोग बात करें केमिस्ट्री में जो हम लोग लेके चलते हैं, अगर हम एक मोल बोलते हैं तो वो एक मोल का मतलब हम लेकर चलते हैं क्या? आवोग्रादो संख्या। एक मोल का मतलब हम बात करते हैं आवोग्रादो संख्या की। और बच्चों ये है एक आवोग्रादो संख्या, एक मोल को दर्शाती है। ये एक मोल को दर्शाती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसे? मेरे भाई ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या है। अगर ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति ना होती तो भैया ये होता क्या? अगर ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति ना होती तो ये संख्या हम लोग कैसे लिखते? अरे दोस्त इस संख्या को हम ऐसे लिखते, बता भाई 10 की घात 23 है तो मैं कितनी जीरो लगाऊं? 1 2 3 4 5 6, बोलते जाओ रे, 7 8 9 10 11, छोटी पड़ गई रे जगह, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अरे पॉइंट भी तो था ना, यानी इतनी संख्या है। और अब मैं आपसे कहूं बेटा बोल के बताना जरा, अरे बोल जो, ठीक है। तो क्या आप बोल पाएंगे? क्या आप बोल पाएंगे? गणना करनी तो बहुत दूर की बात है बेटा, लिखने में बड़ी परेशानी हो रही है। यानी एक मोल इतनी बड़ी संख्या है दोस्त कि इसको लिखने में हमें परेशानी हो रही है। नहीं हो रही ना? नहीं हो रही? अरे मेरे भाई हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेरे बेटा अगर ये संख्या अगर हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं तो आप देखिए कितनी सरलता से हमने संख्या को लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या बोलते हो? मोल कितना? अरे कहते हो साहब 6.023 इंटू 10⁻23। और यारो अगर मैं ये कह दूं कि भैया 10 मोल है तो कहो अरे कहीं दिक्कत, चेक कर दो गुणा, ठीक है। यानी आसानी से आप गणना कर सकते हो। यारो ये तो हो गई बहुत बड़ी संख्या। हमारी केमिस्ट्री के अंदर बेटा छोटी छोटी संख्याएं भी होती। कैसे? देखो भक्तों ऐसे, ठीक है। यही संख्या, आपको इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है बेटा जो मैं ये दे रहा हूं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बतला रहा हूं, इसलिए आप लोग टेंशन ना करें भैया। मैं इस बात को इसलिए आपको ये बता रहा था जिससे कि मैं आपको ये विश्वास दिला सकूं कि हमारे लिए वैज्ञानिक अंकन पद्धति कितनी जरूरी है, ठीक है। तो अब आइए सर एक छोटी संख्या ले लेते हैं। ये जानो हो रे भाइयों कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता है, जानते हो कितना सर? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब मैं कहूं बेटा ये तो ठीक है, तूने कितनी जल्दी से बड़े प्यार से स्टाइल से बोल दिया। अब अगर मैं कहूं कि यार एक काम कर, इसको वास्तविक रूप से लिखकर बता, तो फिर आप क्या करोगे साहब? ठीक है, आप फिर क्या करने वाले हो भक्तों? ठीक है, आप क्या करेंगे? आप इस संख्या को कैसे लिखेंगे भैया? आपने ये लिखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक, 11 में तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 29 30 और फिर ये पकड़ भैया, इतने किलोग्राम हो गए। अब तू एक काम कर ले, या बोल के बताइयो भैया। अरे या बोलियो भैया, क्या बोल सकते हो? अरे गणना तो दूर की बात है बेटा, इतनी स्मॉल जो आपकी जो मतलब संख्या है, इसको हम लिखना भी हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। अब तो मानोगे? क्या मानोगे कि यारो अगर ये बहुत बड़ी संख्या है या बहुत छोटी संख्या है तो हमारी केमिस्ट्री में जो ये संख्या दी गई हैं हम लोग इनको
किस रूप में लिखना ज्यादा पसंद करेंगे, इस तरह से वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। जैसे कि यहाँ n जो है वो n अशून्य एकल अंक को बतला रहा है। देखिए ये 9 है और ये 0.1 और यहाँ पर ये घात चढ़ी हुई है 10 के ऊपर। ये आप जानते हो इसको आप क्या बोलते हो, आपको सबको पता है, घातांक इसको बोलते हैं, राइट। तो भैया यहां तक मेरी बात समझ में आ गई क्या? वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या चीज होगी, यहां तक बात समझ में आई क्या? चलिए भक्तों आगे बढ़िए। तो हे देवी देवताओं, हे मेरे शेर शेरनियों, हे मेरे प्यारे मुन्नों और मेरे प्यारे प्यारे साथियों मित्रों, अब यार ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति में जैसे मान लीजिए मैं कोई गणना कर रहा हूं, यार, और गणना करने पर हमारे पास जो डिजिट आई है वो संख्या मेरे भाई, हमारे पास गणना करने पर कुछ संख्या ये आई, मान के चलिए ये संख्या हमारे कने आगी, ठीक है, यह संख्या हमारे कने आगी भाई। अब क्या करें? हमसे कहा गया कि भैया इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में क्या तो, चलिए इसको हमें वैज्ञानिक अंकन पद्धति में व्यक्त करना है, यानी कि मुझे 6 के बाद पॉइंट लगाना है। अरे एकल अंक लेना है रे यार, अशून्य लेना है रे मेरे भाई। अब देखिए यार एक परेशानी और हमारे को आती है, हम साइंस के विद्यार्थी हैं, आपके पास तरीके बहुत सारे हो सकते होंगे कि साहब यहाँ पर ये एक बात करो कि पॉइंट हटा दो, यहाँ कर दो और यहाँ कर दो और वहां कर दो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं सर आपके पास, लेकिन एक तरीका मेरा भी तो मानोगे बच्चों। अगर दशमलव को आप इधर से इधर सरकाना चाहते हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास एक MORG तरीका है कि दशमलव को इधर से इधर घुमाने का। देखो यारो, अगर ये दशमलव हमसे दूर जाने लगे, दशमलव हमसे दूर जाने लगे, अरे दूर ही तो जा रहा है भैया, ये इस तरह से दूर जा रहा है, अगर दशमलव हमसे दूर जाने लगे इसका मतलब हम में कोई नेगेटिव बात है यार, अरे हम में कोई नेगेटिव बात होगी, अरे हो सकता होगा डीओ खराब लगा रखा होगा यार, ठीक है, चलो हमारी बात छोड़ो यार, मेरे पे तो नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन अगर भाई अगर ये दूर जा रहा है इसका मतलब हम में नेगेटिव बात है, तो हम में नेगेटिव बात है तो उसका मतलब जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप यहां पर जितने अंक इस दशमलव को सरकाओगे उतने अंक को 10 के ऊपर नेगेटिव घात के साथ चढ़ा दो। क्या करके दिखाता हूं, आइए देखिए, इसी अंक को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चे, क्या 6.93 इंटू 10 की घात 20 इंटू 10 की घात, भैया हमसे दूर जाने लगे, अरे हमसे दूर जाने लगे तो कितने, 1 2 3 4, 4 स्थान हमसे दूर गए तो हमने क्या कर दिया साहब, माइनस का 4 से गुणा कर दिया। क्या आप ये नहीं जानते? अरे आप नहीं जानते तो जानो ना यार, आपको बताने के लिए तो मैं, तो बेटे आप ये समझिए कि अगर आधार समान है तो क्या होती है, तो बताओ ना क्या होती है भाई, घातें जुड़ती हैं मित्रों, ठीक है, क्योंकि आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6.93 इंटू 10 की रेज 20, जुड़ेगी तो ये -4, और बेटा हमारे पास फिर क्या आने वाला है 6.93 इंटू 10 की रेज 16, ठीक है, ये संख्या आ गई। क्या ये बहुत काम की है, आपको लगती है छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपके लिए विकल्पों की दुनिया रहेगी, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, आप गणना करके कोई संख्या निकाल रहे हो, वो संख्या ये आ रही है, तो आपको बड़ी समस्या होगी, ठीक है, क्यों, वो नालायक है एग्जामिनर यार, वो क्या करता है 6.93, ये तो डिजिट सेम रखता है, बस इस डिजिट को आपको परिवर्तन करके दे और आप वहां उस जाल में फंस जाओगे, तो फंसना मत। तो मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने आपको ये समझाया, हमसे दूर, हमसे दूर कौन, दशमलव, दशमलव अगर हमसे दूर है, हमसे दूर है तो क्या करोगे, नेगेटिव चिन्ह के साथ, नेगेटिव चिन्ह के साथ आप क्या करेंगे, 10 के ऊपर, 10 के ऊपर, ठीक है, अंक
लिख दो, लिख दो। ठीक है, और ये हम हमारा ये लगा देते हैं साहब, एक मार्का लगा देते हैं। दशमलव अगर हमसे दूर है तो नेगेटिव चिन्ह के साथ 10 के ऊपर क्या लिख दो, अंक लिख दो। अंक कितने लिख दो, जितने जितने स्थान पर स्थान दशमलव दशमलव हमसे दूर गया, जितने स्थान पर दशमलव हमसे दूर गया उतने अंक क्या कर दो साहब, उतने अंक आप उससे लिख दो। दशमलव हमसे जितना दूर गया आप उतने ही उसको लिख दो। ठीक है, अंडर तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। आगे के भाई आओ, आगे तो चालवा दो। अब मैं आपको कुछ और आपको उदाहरण लेता हूं। ठीक है, बहुत हो गया यार, दशमलव हमसे दूर जा रहा है, अब पास हमारे आएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आप इस चीज को नोट कीजिए। नोट करने के लिए कल भी हमने कहा था कि देखिए बड़ा अच्छा तरीका है, आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या आपने नोट किया? ठीक है, नोट कर लिया, तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये चीज नोट कर ली मेरे मित्रों, तो चलिए मेरे मित्र, अब मैं आपको आगे फिर लेके चलता हूं। एक और उदाहरण मैं आपसे लेके चल रहा हूं और उस उदाहरण को देखते हैं। अब की बार मैं दशमलव को अपने पास बुलाऊंगा यार। ठीक है, चलिए, मेरे पास संख्या है 246.89 इंटू 10 की घात -2। ये मेरे पास संख्या है और मैं इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में लिखना चाहता हूं। तो क्या दिक्कत है? अगर आप इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में लिखना चाहते हो तो यार ये दशमलव को यहां लाना पड़ेगा, यानी अब की बार दशमलव हमारे निकट आएगा, पास आने लगे जरा जरा। अरे यार, अगर पास आने लगे हमारे तो इसका मतलब ये क्या है, हम में कोई पॉजिटिव बात है रे। ठीक है, अरे भाई हम में कोई पॉजिटिव बात है। अगर पॉजिटिव बात है तो हमारे पास आएगा, तो यानी आप समझ गए ना, मतलब जितने स्थान वो हमारे पास आएगा आप 10 के ऊपर उतना क्या कर दोगे भाई, पॉजिटिव घात उतनी चढ़ा दो। तो देखो कैसे यहां पर ये संख्या क्या आ जाएगी, 2.4689 आ गई और फिर इंटू 10 की घात -2। अरे मेरे पिंटो, यहाँ कितने अंक ये पहले आया, ये मेरे पास 2 अंक आया ना, इसलिए 10 की घात 2 को कर दो। बोलो साहब, कोई दिक्कत आई के बोलो, होगी तरारा। ठीक है, अब अब देख मेरे मित्र, अब इसको क्या करना है, अब आप समझ जाइएगा। अब आप इस चीज को क्या करोगे, क्योंकि ये समान है -2 + 2 और ये हो गया 0। अरे यार तुम समझते होंगे, किसी भी अंक के ऊपर अगर आ जाए 0 तो उसका मान सदैव कितना होता है यार, 1। ठीक है, याद करो पुरानी बातें, आपने आपको याद होंगी। तो किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 लग जाए, 0 का पावर आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यार ये पूरी संख्या 1 हो गई और हमारे पास क्या आ गया मित्र, हमारे पास आया ये नंबर। बोलो, समझ में नहीं आया हो तो दशमलव अगर हमारे पास आए, दशमलव हमारे पास आने लगे तो 10 के ऊपर आप पॉजिटिव घात चढ़ा दीजिए। मैं लिख दूं के दशमलव दशमलव हमारे पास आने लगे, पास आने लगे। अगर हमारे पास दशमलव पास आने लगे तो जितने अंक पास आएगा, जितने अंक वह पास आएगा, वह पास आए, ठीक है, उतने अंक को, अरे भाई जगह कम पड़गी, उतने अंक को 10 की घात 10 की पॉजिटिव, यार इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, इसको बाद में लिखूंगा ना। ये लो, इसको बाद में लिखेंगे। हाँ जी, 10 की पॉजिटिव घात बना दो, बना दो, बना दो। और फिर मैंने एक बात आपके लिए लिखी थी कि किसी भी अंक के ऊपर 0 आ जाए
उसका मान 1 आएगा। बोलो, कहीं दिक्कत नहीं आई? इस तरह से आप किसी भी अंक को वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई होगी? पक्के तौर पर आ गई ना? आ गई? तो चलो, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये चीजें आपको समझानी थी, मैं आपको समझा चुका। अब हम लोग कहाँ आएंगे? अब मैं आऊंगा, मैं अब चर्चा करूंगा किसकी? अब हम बात करेंगे मेरे बन्नों, हम बात करेंगे हमारे परमाणु के बारे में। ठीक है? अब हम लोग हमारे परमाणु के बारे में बात करने वाले हैं। जब परमाणु संरचना के तहत, इस बैनर के तहत पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, तो मेरे भाई चलिए अब परमाणु के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। उससे पहले आप उतार लीजिए और फिर जल्दी से तैयार हुइए, और फिर मैं आप लोगों को परमाणु के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। जल्दी से नोट कीजिए मित्रों। ठीक है? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बेटा। ठीक है? मोल मोल भी है तुम्हारे, है ना? तो मोल अवधारणा को भी लेके चलेंगे, है ना बेटा? तो पहले तो इसको नोट करो। मैं थोड़ा सा आपके लिए इधर हो जाता हूं। हाँ जी, आ जाइए। अब आइए मित्रों, अब हम हमारा एक नया जो है आज की चर्चा में फिर हम नई तरह से बात करें। और अब हम जो बात कर रहे हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है अवपरमाणु कण, सब ऑटोमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है? इसको और भी तरह से बात करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मौलिक कण। ये मौलिक कण है। ठीक है बेटा? इसको ये भी बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण, अपरमाणु कण, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप बात कीजिए, जब हम बात करें बहुत पुरानी, यार कम से कम इस बात को सोचो कि ये दौर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं 1805, भाई राजा महाराजाओं का टाइम होता होगा। इतिहास मेरा इतना अच्छा है नहीं, हिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं, तो मैं उसमें पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये नहीं कहूंगा साहब उसका दौर था, उसका दौर था, लेकिन हाँ इतना तय है भाई कि ये 1805 बड़ा ही पुराना दौर है, बहुत पुराना दौर था, शायद राजा महाराजाओं का होगा शायद, है ना भाई? उस दौर में एक सिद्धांत आया था, और वो आया था साहब डाल्टन का, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत। बेटा डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत उस दौर में आया था, कब? जब हम बात करें 1805 में। और डाल्टन अंकल ने सबसे पहले परमाणु के बारे में कुछ कहा। आज उनकी बातें ठीक है, वो बातें सत्य नहीं है, वो बातें चल नहीं पाई, लेकिन मेरे बच्चों 70 80 साल तक ये बात उसको लोग बाग दृढ़ता से मानते रहे। बच्चों, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर उसने ये कहा था कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किससे मिलकर बना रहता है? ये ब्रह्मांड जो है वो गतिशील, ठीक है, गतिशील एक सूक्ष्मतम कण, जो सूक्ष्मतम कण है जो हमारा, जिसको उन्होंने क्या कहा था? परमाणु। उससे ये हमारे ब्रह्मांड की रचना हो रही है, और ये परमाणु जो है ये विभक्त नहीं होता। परमाणु को उसने अविभाज्य कण माना था। ठीक है? तो परमाणु को क्या कहा उसने कि साहब ये अविभाज्य कण है। मित्रों याद है? तो डाल्टन अंकल ने क्या कहा? डाल्टन अंकल ने अपने सबसे पहले ये कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड है जो है ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड बेटा मैं हिंदी में गलत लिख दूंगा, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि प्रकृति में, प्रकृति बोल देता हूं, प्रकृति में सभी जो है वो अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म, अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य कण से
मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, जिन्हें, ठीक है, इन सूक्ष्म अविभाज्य कणों को, इन सूक्ष्म अविभाज्य अविभाज्य कण को क्या कहा सर? परमाणु। परमाणु यानी एटम कहते हैं। एटम कहते हैं, ठीक है, यानी यूनिवर्स, ठीक है। ये हमारा प्रकृति जो है, प्रकृति के जगह में ये हिंदी में गलत लिखूंगा यार, ब्रह्मांड, ठीक है, इस बात को माफ कीजिए मेरे हिंदी वाले मित्रों, ठीक है। वो कहें गुरुजी को, अरे भाई हिंदी थोड़ी सी कमजोर चबाया, ठीक है, तो मैं यूं लिख दूं, ले यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सभी अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं जी? इसको हम बोलते हैं परमाणु। आप सब इस बात को जानते होंगे। आप कहोगे अरे साहब क्या बात कर रहे हो, परमाणु को तो कैसी बात कर रहे हो विभाज्य? परमाणु तो मेरे भाई ये सूक्ष्म जो है, इस परमाणु को भी आगे विभाजित किया गया, जिसको आप क्या बोलते हो, मौलिक कण या अपरमाणु कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। बेटा आपको ये जानकर बड़ा ये इस बारे में होगा, हम तो यार क्या है, हम तो 3 पार्टिकल्स की बात करेंगे केमिस्ट्री वाले। हम 3 पार्टिकल्स की बात क्या करते हैं? हम बात करेंगे सर प्रोटॉन, हम बात करेंगे न्यूट्रॉन, हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात, हमारे फिजिक्स वाले जो साथी हैं वो और कणों की बात करते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है। हम वहां नहीं जाना चाहते भाई, हम वहां बात नहीं करना चाहते। वैसे देखा जाए तो अभी तक 27 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है। हम तो बड़े सूक्ष्म प्राणी हैं, तो हम केवल 3 कणों की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी आ जाओ, तो यानी डाल्टन का ये जो परमाणुवाद सिद्धांत चला था 1805 में दिया गया था, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं होता। इस बारे में आप लोग अब अच्छी तरह से जानत हो पाया, ठीक है। दूसरी बात उस बंधु ने क्या कही थी? क्या कही थी? अरे भैया उतार लो ना, पहले आए या उतार लो फिर बताएंगे। उस भैया ने क्या कहा था, ठीक है, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके हो गया, तो चलिए अब आइए सर हमारे पास, फिर हम लोग बात करें। अब अगली फिर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, इंस्पायर एकेडमी जयपुर के। तो सेकंड जो हम बात आपके लिए करने जा रहे हैं, वो सेकंड बात मैं आप लोगों के लिए कहूंगा। उस भाई ने ये कहा था क्या, कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु सभी प्रकार से क्या होते हैं सर? समान होते हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा था, एक ही पदार्थ के एक ही पदार्थ के सभी परमाणु, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, गुण, सारे गुण ले लिया रे इसमें, आदि में क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं, वे होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात उस जनाब ने क्या कह दी, कि भिन्न 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 पदार्थ के पदार्थ के परमाणु एक दूसरे से एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ये बेटा उसने 3 महत्वपूर्ण बातें उस भैया ने कही थी, ठीक है। भाई साहब ये 2 बातें भी फेल होगी। अब आप कहोगे गुरुदेव कैसे फेल होगी? तो बच्चे आ जा, मेरे मित्र देखो, भक्तों सुनो, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब भाई उन्होंने कहा कि देखो जी आप बात कर रहे हो, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के सभी परमाणु समान ही तो होंगे। अरे उनका आकार समान होगा, उनके द्रव्यमान समान, अरे यही तो बात गलत हो गई। आज के परिवेश में आप जो बात करते हो, तो हम ये कहेंगे मेरे बच्चों कि समस्थानिकों की खोज हुई, और उन समस्थानिकों में आपको मालूम है हाइड्रोजन बंधु के
तीन समस्थानिक होते हैं, तेरे को पता होगा मेरे बच्चों। एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। आप जानते हो बेटा, और इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, घबराना मत। कई लोग सोच रहे होंगे भैया बाउंस होगा ऊपर से निकलो, अरे यहाँ भी बताऊंगा भाई, समस्थानिक में बताऊंगा। अब यार तो यहाँ काम आ रहे हो, चाहिए यहाँ बोल रही हूँ। तो समस्थानिक, समस्थानिक एक पदार्थ के तीन समस्थानिक थे भाई। तो एक ही तत्व के तीन परमाणु, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, मेरे बच्चे आप देख लीजिए ये समान कैसे होंगे। एक ही पदार्थ के तीन समान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? एक, ठीक है। ड्यूटेरियम कितना? दो। ट्राइट्रियम का कितना? तीन, ठीक है। हाइड्रोजन को भगवान ने बेटा इतना इतना बेटा इसके साथ पक्षपात किया है कि हाइड्रोजन अंकल को, जो प्रोटियम भाई साहब है, इनको न्यूट्रॉन तक नहीं दिया। ड्यूटेरियम को एक दिया, ट्राइटेरियम को दो दे दिए। अब तू ही बताना मेरे भाई, ये कैसे समान हो गए? तो समस्थानिकों की खोज होने के बाद उनका ये कथन भी फेल हो गया। और ये भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अरे कैसे भाई? ये पूरी तरह से ये बात भी सत्य नहीं है। समभारिकों की खोज हुई मेरे मित्र, अरे समभारिकों की खोज हुई मेरे भाई। वहां पर समभारिक कौन होते हैं? अलग अलग परमाणु होते हैं, लेकिन उनके परमाणु भार क्या होते हैं मेरे बच्चे? उनके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है। तो वो समभारिक है। वो कौन है? समभारिक है मेरे बच्चे। जैसे नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 दोनों अलग अलग है ना, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का है ना, लेकिन भार तो समान नहीं है ना। अरे है, दो कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14, दोनों का भार समान हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया डाल्टन का ये परमाणु भार, जो परमाणुवाद सिद्धांत का ये एक और मुख्य बिंदु, ये भी फेल हो गया। तो आप कहोगे गुरुदेव इन फेलियरों को क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मेरे भाई देखो, कुछ भी हो, लेकिन जगत को, वैज्ञानिक जगत को एक चीज, एक मुद्दा मिल गया कि यार हमें परमाणु के बारे में सोचना चाहिए। और बेटा इस 18वीं शताब्दी के अंदर, बात ये तो स्टार्टिंग की बात थी 1805, धीरे 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 लोग बागों ने और भी कई तरह से खोजें की और बहुत सारे अपने विचार रखे। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, और उसके बाद आप तो जानते हो विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल भी दिए गए। और वो विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल थे, जानो हो रे भाया हो, कौन से थे? अरे हम जानते हैं यार, सबसे पहले थॉमसन भैया ने बतलाया था। थॉमसन भाई के बाद फिर कौन आया? रदरफोर्ड आया मटकता हुआ, फिर बोर अंकल आ गए। तो इन सब ने क्या किया सर? आपको एक परमाणु के बारे में एक मॉडल एक पेश किया और वहां पर आपको सारी बातें बतलाई। उसके बाद तो मेरे बच्चों, तो आपने बोर को भी नहीं कहा कि नहीं ना साहब, बोर भी भैया सारी बातें नहीं कर रहे, इसमें भी कुछ कमियां आ गई। अरे भाई फिर तुम क्वांटम नंबर्स पे आगे बढ़ गए, आप क्वांटम नंबर्स पे बात करने लगे। तो ये सारी की सारी चीजें कब जुड़ने लगी बेटा? तभी तो जुड़ने लगी जब डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आया। जब डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आया तभी तो ये बातें जुड़ी मेरे बच्चों। तो हे भक्तों, आप इसको हल्के में ना लें। और इसके बाद अब मैं आपसे जो मेरे हेडिंग है उस हेडिंग पर चलूंगा। क्या अब परमाणु, या अब परमाणु कण, या अब परमाणु कण, इनके बारे में चलूंगा। आप इस चीज को उतारिए और फिर मैं कुछ बारे में आपको बातें आगे फिर बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या? आ जाओ। अब चलो मेरे मित्रों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब इस इतिहास के पन्नों से हम आगे निकलते हैं और अब यथार्थता की ओर आते हैं बेटा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर कुछ चीजें हमारे को याद रखनी है। ये चीजें आई कैसे, इनकी खोज कैसे की, ये मैं अब आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं। देखो बच्चों, हम जो केमिस्ट्री वाले बंदे हैं, हम बंदे इनमें से केवल तीन मौलिक कणों के बारे में बताएंगे। और वो तीन मौलिक कण हमारे पास क्या आएंगे मित्र? हमारे पास आएगा मटकता हुआ, सबसे पहले आएगा प्रोटॉन। फिर हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन, जिसकी खोज बहुत लेट हुई थी 1932 में। और फिर हम आएंगे इलेक्ट्रॉन। और बच्चों
इनकी खोज के बारे में भी मैं कल चर्चा आपसे करूंगा। पहले मैं इन कणों के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जब मैं इन कणों के बारे में आपको बतलाऊं तो मुझे इनके आवेश के बारे में बताना पड़ेगा और मुझे इनके द्रव्यमान के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आवेश को जान लें। सबसे ज्यादा जो आवेश हमारा काम में आता है वो हमारा आवेश काम में आता है बेटा कूलाम में। कूलाम में सबसे ज्यादा हम लोग आवेश को हम लोग मापते हैं। कैसे मापते हैं, क्या मापते हैं, वो तो बाद की बात है दोस्त। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के आवेश को हम समान लेके चलते हैं और इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 के रेज माइनस 19। 1.6 इंटू 10 के रेज, ठीक है, कितना आएगा बेटा माइनस 19। इसको अच्छी तरह लिख देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। माइनस 19 गुलाम, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को लगभग बराबर मानते हैं हम लोग। और इसका कितना मान होगा सर, इसका मान होगा यही 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 गुलाम। और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है निरावेशित। इतनी बात आप समझते हो। अरे समझो कि नहीं समझो ये बता तो दो, ठीक है, समझते हो। अब ये तो बात हो गई सर गुलाम में। अब आइए ईएसयू में बात कर लेते हैं। ये हमारे कम काम आता है लेकिन ईएसयू में भी बात कर लें, इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट पे भी चर्चाएं करेंगे यार। तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जो बात करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4.8 इंटू 10 के रेज माइनस 10 ईएसयू। और इसके लिए कितना आएगा भैया, ये मान इतना आएगा, ठीक है। और तुम तो जैसा जानते ही हो न्यूट्रॉन देवता तो हमारे निरावेशित हैं। अब अगर इसको इकाई के रूप में हम लोग व्यक्त करें, एक यूनिट के रूप में व्यक्त करें, इकाई के रूप में हम लेके चलें, मोटे तौर पर अगर हम लोग लेके चले तो प्रोटॉन के आवेश को हम +1 से डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश को -1 से, और न्यूट्रॉन भैया कितना 0। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको याद में रखनी है। बच्चों आपसे यह भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किसे की थी। इलेक्ट्रॉन के आवेश को निकाला था मिलिकन ने। मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग किया था बच्चों, उससे मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया था सर, मिलिकन ने। यह भी आप लोग याद रख ले, ठीक है। तुरंत तुरंत इसको उतारिए दोस्त। फिर अब चलते हैं किस पर, द्रव्यमान पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान पर आते हैं हम लोग। तुरंत तुरंत आइए, तुरंत तुरंत जल्दी से आइए सर, ठीक है। अभी मैं ज्यादा आपको पढ़ा ही नहीं रहा बेटा, बहुत आसान धीरे धीरे इस चीज को लेके चल रहा हूं। क्योंकि कई लोग क्या है कि अपने मानस को बनाए, पहले आप इस सब्जेक्ट से प्यार करें। जब आप प्यार करेंगे तभी तो आएगा रे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए द्रव्यमान पर आते हैं। अब हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यही हम लोग लेके चल रहे हैं। और आइए द्रव्यमान पे चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ जी, द्रव्यमान जो है वो हम लोग मोस्टली हम लोग कैसे निकालते हैं, और इस द्रव्यमान की पूरी कहानी बताऊंगा यार मैं, ठीक है। आप बहुत यूज करते हो, क्या यूज करते हो, एएमयू एमयू एमयू। इस एएमयू को मैं आपके सामने खोल के रखूंगा, ठीक है। आप कल तक इंतजार कीजिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात करना चाहते हैं सर, सबसे पहले हम एएमयू में बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं सब, ठीक है। यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम एक इकाई लेके चल देते हैं सर, एक एएमयू लेके चलते हैं साहब, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना हो गया, इसका द्रव्यमान प्लस में क्यों लिख रहा है रे, ठीक है। इसका जो है वो है एक एएमयू, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो कितना ऊपर नीचे होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। और जो इलेक्ट्रॉन चच्चा है, इलेक्ट्रॉन चच्चा, इसको हम लोग 0 लेते हैं। इसका वैसे कितना देखते हैं 1845, कोई कितना बोलता है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, भाई तेरी तुलना में तू नगण्य नगण्य, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। इस बात को मैं यूं समझाता हूं बेटा, मान लो कि यूं समझो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना
मेरे बाल के बराबर, ठीक है। और साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, मेरे बराबर, 100 किलो, मारो वजन, ठीक है। और एक बाल के बराबर द्रव्यमान इसका, तो क्या औकात है रे तेरी, हटा 7 की घटा 0, ठीक है। तो ये एएमयू। अब बेटा एक एएमयू अगर मैं देखूं तो इसका जो मान मैं आपको निकाल के बताऊंगा कल परसों, ठीक है। तो वो मान हम निकालेंगे। तो अभी मैं इस बात को निकालूं तो इसको ग्राम में अगर हम व्यक्त करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आएगा 1.672, ठीक है, इनटू 10 की रेज, ठीक है, यहां पर आएगा 24। और ये जो द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन का होता है, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा हल्को सो ज्यादा हो गए, ठीक है, आलियो सा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन दादा हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन दादा, ये इलेक्ट्रॉन दादा, ये इसको हम लोग, इसका द्रव्यमान जो मान के चलते हैं हम लोग, इसका द्रव्यमान वो होता है सर 9.1 इंटू 10 के रेज -28, अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो, ठीक है। अब देख बेटा कई बार इसमें लोचा हो जाता है, कई बार इनके किसमें लोचा होता है साहब, किस मान में लोचा हो जाता है, कई बार हम थोड़ा सा हम लोग हट जाते हैं हमारे से। तो देख बेटा एक संख्या याद कर ले, मैंने तो ऐसा याद कर रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरे को अच्छी तरह याद है, ये लो सर, ये इतना आ गया किलोग्राम, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, आप इतनी बातें तो जानते ही होंगे, इस फंडामेंटल को यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है, जिससे मेरे पास जगह बन जाए, इस फंडामेंटल को हटाऊं जिससे कि मेरे पास जगह आ जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुन रहे हो ये, कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की घात 3 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत, जानते हो ना। तो यार 1 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम में अगर व्यक्त करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना यार, 10 की घात -3, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, ये हट जा रे, हट जा रे, आ जा रे, आ जा रे, ये लो सर, लिख सकता हूं ना भाई। तो अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो मैं 10 की घात 3 का गुणा करूंगा ना, और 10 की घात 3 का गुणा करूंगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसको किलोग्राम में बदलना है तो मैं 10 की घात -3 का गुणा करूं ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10 के रेज -27, और ये कितना हो जाएगा, तनिक सा ज्यादा है, तनिक सा, ये तनिक सा ज्यादा है देखो। तो मेरे बच्चों मैं आपको ये भी बतला रहा हूं, आप इस बात को समझ जाइए, मैं आपको ये भी बतला रहा हूं कि आप याद कैसे करें, इन चीजों को समझें कैसे, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो आपका, ठीक है। पहली बात तो बड़े प्यार से पढ़ें, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग इस पे हैं, ठीक है, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, नोट करोगे तो कर लो रे फटाफट नोट, और फिर इसके बाद मैं इनको व्यक्त करने का संकेत का आपको संकेतन इसके लिए सिखाता हूं, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए सर, नोट करो मेरे मित्रों। अरे ये मिलिकन क्यों आ गया, इस मिलिकन को भगाओ रे, मिलिकन तो आवेश के लिए है रे, हटाओ रे मिलिकन को, हटाओ, ठीक है। हाँ जी, उतार लो, फटाफट उतार लो, आ गया साहब। अब मैं आपको सिखाता हूं क्या संकेत लिखना, ये पूरी बात संकेत के रूप में क्या होगी। अच्छा कल का आगामी आकर्षण बता चुका हूं बेटा मैं आपको, परमाणु भार वगैरह ये सारी चीज सिखाऊंगा आपको, ठीक है, एएमयू का मतलब सिखाऊंगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी खोज कैसे हुई, इनके बारे में इस सफर की ओर चलेंगे, आपको समझाएंगे। चलिए आइए, संकेतन क्या होता है सर, संकेत सिंबल क्या होते हैं इसके, सिंबल, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी कण को हम कैसे व्यक्त करते हैं। मित्र मान लीजिए कोई पार्टिकल है हमारे पास, वाई मान लो यार, वाई पार्टिकल है, ऊपर लिखा है ए, नीचे लिखा है जेड। अब कई चिल्लाने लगे और जेड तो हो गया परमाणु क्रमांक, रे रुक जा, कण की बात कर रही हूं या काई छया, ये है पार्टिकल, ये है कण, ठीक है, ये है पार्टिकल, ये है पार्टिकल। हाँ सर, यहां पर सर ए क्या है, ए है इसका द्रव्यमान, मास, ठीक है, और जेड क्या है, इस पार्टिकल पर उपस्थित आवेश।
ठीक है, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जैसे इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन का व्यक्त करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रॉन को मैं स्मॉल ई से व्यक्त करता हूं सर, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है और आवेश होता है सर -1, ते जानो हो रे भाया, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन भाईजान को आप कैसे लिखने वाले हो, प्रोटॉन स्मॉल पी से, द्रव्यमान 1, आवेश 1। न्यूट्रॉन भैया को कैसे लिखोगे, न्यूट्रॉन चच्चा, आजा भाई चच्चा, ये स्मॉल एन, द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान बोलो 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 1, और आवेश कितना 2, इसका संकेत, ये इनके संकेत हो गए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सरकार ये तो बता दो कौन ने किसकी खोज की, ठीक है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आप इस बात को लिखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी, इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है, वो इलेक्ट्रॉन का खोज करता मैं आपको बता देता हूं भक्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे 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 थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया था, जे जे थॉमसन ने बहुत कुछ किया था, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। आप टेंशन नको करें, प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन जो एनसीईआरटी वगैरह में लिखी हुई है वो ये है बेटा, इस पे का आप लोग विवाद का विषय ना बनाएं। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो 1932 में किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। ये जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी, ठीक है। इस तरह से इनके बारे में बेटा कल का जो आगामी आकर्षण आपके लिए रहेगा, जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, वो इनका पूरा विकास मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, हमारे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, हमारे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इन सब बारों के बारे में कल हम चर्चा करने वाले हैं। कल भी आप हमारे लिए आप उपस्थित रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आप इस वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और भैया चैनल तो क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहली बात देखो, एक काम क्या करो यार, अब कल से एक नियम बनाएंगे, पहले क्लास शुरू करेंगे भैया सब लोग लाइक कर लो, ठीक है, ऐसे बोलना पड़ेगा क्या, आप पहले ही कर लो रे, ठीक है। तो भैया इंस्पायर एकेडमी जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगेगा तो करो ना यार, लाइक लाइक कर दो, ठीक है। और कोई भी जो समस्या है आप कमेंट्स करके बताइए, हमारी जो टीम है वो टीम हम तक उस चीज को पहुंचाएगी, और जल्दी ही हम लोग ऑफलाइन भी आपके समक्ष मिलेंगे, ऐसा भी हमारा पूर्ण विश्वास है। और आप इसी तरह से हमारे पर स्नेह प्यार बनाए रखें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे बेटा बेटियों, इसी तरह से आज मैं अभी यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे कल मिलने के वादे के साथ, ठीक है। धन्यवाद।